अच्छा रहे। हेलो एंड वेलकम बैक। अभी जैसा कि मैंने बताया था कि आपको पिछले क्लास में कि हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं लंबे अरसे से। काफ़ी सारा रूल इसमें हो चुका है, मोर देन 50 रूल्स, हम लोग 50 से भी ऊपर रूल या उसके आसपास हम लोग सीख चुके हैं। इतना रूल काफ़ी होता है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन को बनाने के लिए। ऐसे भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अब खत्म होने को है, 2-4 रूल और ऐड हो जाए तो बहुत है। बट अब जैसा कि मैं पिछले 2 दिन से आपको लगातार बोल रहा हूं कि अब समय है कि हम उन क्वेश्चंस को डील करें जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और सीखें या देखें कि क्या जो हम पढ़ रहे हैं ये सफिशिएंट है, ये परफेक्ट है, ये एनफ है इस बात के लिए कि हम एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन बना पाएंगे या नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सेट्स बनाए जा रहे हैं, सीजीएल के हों चाहे सीएचएसएल के हो, सामने जो बैच ओवरऑल सभी सब्जेक्ट के लिए सेट का चल रहा है उसमें पर डे के सॉल्यूशन में मुझे हर दिन 1 या 2 सवाल 25 क्वेश्चंस ही होते हैं। उसमें ग्रामर, लिटरेचर, वर्ड पावर सब होता है, फिर भी उसमें 1 या 2 सवाल रोज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मिल जा रहा है। यही रीजन था कि इस चैप्टर को मैंने सबसे पहले कैच किया था और इसका एक रीजन ये भी था कि इस चैप्टर को सीखना बेहद आसान है। ये एक इजी चैप्टर है, पूरे ग्रामर के इजी चैप्टर्स में से एक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखना ये है कि हम लोग कितना सीख पाए हैं और वो जो सीखे हैं उससे हम लोग कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। अभी आपके पास ये पहला क्वेश्चन विजिबल हो रहा है तो इसमें हम लोग सब मिलकर बनाएंगे और देखेंगे कि ठीक है, हम लोग सब इसमें ये ग्रैब करने की कोशिश करेंगे कि कितना हम लोग इसको सही कर पाते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं हम लोग। ये पहला सवाल है, 1 से 40 तक के क्वेश्चंस आएंगे। उसमें ये करना है कि आपको अगर दिए गए सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक किसी भी पार्ट में A, B, C, D कहीं भी नजर आता है तो वो बताना है। उसके बाद आपस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस पार्ट में एरर क्या है, क्या गलती हुई होगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, या यूं कहो कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर में वही मैं यहाँ लाया हूँ। तो देखते हैं कितना हम लोग बना पाते हैं जो पढ़े हैं उसके आधार पर। देखिए भाई, पढ़ाया हुआ है कि ऑल के बाद पीसीएन आता है। पीसीएन का मतलब होता है प्लरल काउंटेबल नाउन, और अगर पीसीएन नहीं आए तो यूसीएन से भी काम चल जाता है। ये 2 दिन पहले ऑल, सम, एनफ, मोस्ट, ऐसा 3-4 दिन हो गया जब हमने बताया है इन शब्दों के बारे में। किसके बारे में? ऑल, सम। इसके लिए थोड़ा रिवीजन रखना पड़ेगा, जो आप पढ़े हैं उसको रिवाइज करके आइएगा तो और अच्छा समझ में आएगा। इसके बाद 2 तरह के नाउन आते हैं और ये सब के बाद या तो प्लरल नाउन आता है या तो क्या आता है? अनकाउंटेबल। अगर नाउन प्लरल है तो इसके मिलने वाले वर्ब भी क्या होंगे? प्लरल। और अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो इसको मिलने वाले वर्ब भी क्या होंगे? सिंगुलर। ये बात आप समझ लो। तो ऑल के बाद अगर पीसीएन आया है यानी इंडिकेशंस आया है तो यहाँ पर कोई तकलीफ तो आपको नहीं होनी चाहिए, ऑल के बाद प्लरल ही तो आता है। यहाँ तक सब ठीक है। ऑल इंडिकेशंस एज फार एज वी कैन सी, सभी सूचकांक, इंडिकेशन का मतलब सूचकांक होता है किसी चीज को दर्शाने वाले, तो सभी सूचकांक जहां तक कि हम लोग देख सकते हैं, एज फार एज वी कैन सी, देख सकते हैं, तो मॉडल के बाद V1 ही आता है। जो मॉडल वर्ब होते हैं मे, माइट, कैन, कुड, इनके बाद क्या आता है? V1। तो यहां तक ठीक है। पॉइंट्स, भाई ये कैन और ये सी तो बी के लिए आया था, तो ये क्लाउज के लिए आया था। और तुम्हारा अभी पहला सब्जेक्ट कौन था? ऑल इंडिकेशन। और जैसे ही ये क्लाउज खत्म होगा तो नया वर्ब तुम्हें दिखाई देगा, पॉइंट टू। इंडिकेट मतलब भी दर्शाना होता है और पॉइंट टू का मतलब भी दर्शाना ही होता है। ये फ्रेज है। समझने वाली बात यह है कि अगर पॉइंट में यस लग जाए तो ये कैसा वर्ब बन जाता है? सिंगुलर वर्ब। और जब यस नहीं रहता है तो कैसा वर्ब होता है? प्लरल वर्ब। अब बताओ तुम्हारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है कि प्लरल है?
प्लरल है ना, तो प्लरल सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब देते हैं क्या? तो क्वेश्चन का एक लेबल है, लेकिन जानकारी का लेबल वही है, बस पकड़ना था कि अच्छा सब्जेक्ट मेरा प्लरल है तो वर्ब कैसे सिंगुलर आ गया, तो पॉइंट्स नहीं होगा, पॉइंट होगा। अब बहुत हल्का एग्जांपल लेके आया, खाली मन लग रहा है, तो उसका क्या बेनिफिट है? एग्जांपल में वो दम होना चाहिए जो एग्जाम में रहता है, ठीक है, तब तो कुछ सीख पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा लेवल तो रहेगा। तो यहाँ पर पॉइंट्स, बस रूल उतने ही रहेंगे, समझदारी थोड़ी सी लगानी पड़ेगी। अभी ये पॉइंट किसके लिए आया था? ऑल इंडिकेशंस के लिए। तो जब वो प्लरल था तो यहाँ पॉइंट्स नहीं, क्या होना चाहिए था? पॉइंट होना चाहिए। बेहद आसान लग रहा होगा अगर समझ में आया होगा तो, कि सभी सूचकांक जहां तक कि हम लोग देख सकते हैं दर्शाते हैं अच्छा बिजनेस को, कि बढ़िया से बिजनेस कैसे हुआ है या किया गया है। ये पहला सवाल था। आपको पीडीएफ भी शेयर कर दिया जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं, है ना, ये आपको मिल जाएगा वहां पर। तो इस तरह से, और ये पूरा अच्छे टाइप से, ये नहीं कहीं से स्कैन किया हुआ कि आपको नहीं दिखाई देगा, क्लियरली विजिबल भी होगा। ए नंबर ऑफ डॉक्टर्स, ये भी ज्यादा पुराना रूल नहीं है, 3-4 दिन पहले अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो आपके क्लास में हम ए नंबर ऑफ पढ़ाए थे और द नंबर ऑफ भी पढ़ाए थे। ए नंबर ऑफ कहता है कि इसकी हिंदी ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ह्यूज नंबर ऑफ, ए बिग नंबर ऑफ, ए स्मॉल नंबर ऑफ, ऐसे करके पूरा लिस्ट बना दिए थे। अब बोले थे अगर नंबर के पहले ए दिख जाए तो ए नंबर ऑफ जो है, ए नंबर ऑफ जहां भी लिखा रहेगा भाई, ए नंबर ऑफ की मीनिंग याद करने तुमको बोले थे। ए नंबर ऑफ का मतलब होगा बहुत सारा। अब बताओ बहुत सारा सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेगा कि प्लरल को? तो बोलेंगे सर प्लरल को रिप्रेजेंट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? अब देखो यहाँ पर आपको प्लरल नाउन मिला है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लरल होता है, PCN, प्लरल काउंटेबल नाउन यहाँ आता है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर जो वर्ब होता है वो भी प्लरल होता है, कोई परेशानी ही नहीं है। ए नंबर ऑफ डॉक्टर्स वर आस्क्ड टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे डॉक्टर को कहा गया कि एक नए संगठन का निर्माण कीजिए। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, क्या चीज के लिए? फॉर ओवरसीइंग द ट्रेनिंग ऑफ स्पेशलिस्ट, जिसमें कि आप मूल्यांकन करेंगे किसकी ट्रेनिंग का? स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग का इन द न्यू फील्ड, जो नए नए फील्ड में आए हैं उन स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग, यानी जो प्रशिक्षण चल रहा है उसका मूल्यांकन करने के लिए बहुत सारे डॉक्टरों को कहा गया। भाई यहाँ पर तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई एरर और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, पूरा वाक्य हम लोग पढ़ गए। ए नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लरल है ही और वर्ब प्लरल है ही। आगे पढ़ने के क्रम में कहीं ना कोई ऐसा प्लरल सब्जेक्ट आ रहा है या सिंगुलर सब्जेक्ट, ना ही प्लरल वर्ब, जिसके लिए कि हम वर्ब का एरर इसमें ढूंढ पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन भी तो आनी चाहिए कि आपका जवाब कभी नो एरर भी हो, क्योंकि एग्जाम में भी होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में एरर होता ही नहीं है, तो हम कहाँ क्लिक करते हैं? नो एरर में। तो इस सवाल में कोई गलती नहीं है। अब परेशान होके या कम नॉलेज पर रह के या कंफ्यूज होके हाँ ये देख के कोई वाज लगा देगा तो उसका गलत होगा, लेकिन पढ़े लिखे लोग तो ऐसा नहीं करेंगे, तो जानते हैं कि ये नंबर ऑफ मतलब बहुत सारा होता है, तो वो वाज तो लगाएंगे नहीं, वो तो वर ही लगाएंगे, फिर इसमें कोई गलती नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप लोगों को बनाना है ना। अभी आप यहां पर ऑफ देख रहे हैं, ऑफ क्या है? वेरी गुड, ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जानते हो क्या आता है? प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? तो दो या अधिक नाउन को अगर प्रीपोजिशन जोड़ रहा हो, रूल पढ़ाया हमने, तो जो वर्ब लगेगा वो पहले नाउन के अनुसार, पहले सब्जेक्ट के अनुसार। क्यों लगेगा? ये भाई साहब ऑब्जेक्ट बन जाएंगे क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आए हैं। और ये आपको इन भी तो प्रीपोजिशन ही दिख रहा होगा, तो इन के बाद जो बुक्स तुम्हें दिखा, ये भी तुम्हारा क्या चीज का काम करेगा? ऑब्जेक्ट। अब बताओ, ऑब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाओगे कि सब्जेक्ट को देख के? सब्जेक्ट कौन बच गया? द क्वालिटी। अब क्वालिटी तो सिंगुलर नाउन है। अब बताओ इस क्वालिटी के अनुसार जो यहाँ आर इसने लगाया है सही होगा कहीं से? क्वालिटीज होता तब ना आर लगाते, सिर्फ क्वालिटी के लिए कौन आर लगाता है? गलती तो हुआ ही, इसलिए यहाँ पर आर इज टोटली रॉन्ग, यू शुड हैव प्लेस्ड इज। यहाँ आर पूरी तरह से गलत हुआ, आपको लगाना चाहिए था क्या? इज। Let us look at the next example. अभी आगे एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल पर हम लोग फोकस करते हैं, वहां देखते हैं।
द पुलिस हैज नॉट, ये तुम्हें सीखना होगा नाउन चैप्टर में। अभी मैं जितना यहां आता है वहां बताता हूं। देखो पुलिस है, पीपल है, कैटल है, कैवलरी है। पुलिस का मतलब होता है पुलिस लोग, पीपल का मतलब होता है लोग, कैटल का मतलब जानवरों का झुंड, मवेशी लोग, कैवलरी का मतलब घुड़सवार सेना, घुड़सवार सैनिक लोग, मतलब सैनिकों का समूह। ये सब जो नाउन तुम देख रहे हो, नोबिलिटी का मतलब होता है नेक लोग, जेंट्री का मतलब होता है नेक लोग, जेंट्री का भी मतलब क्या होता है, नेक लोग। ये सब जो तुम नाउन यहां देख रहे हो, ये सब नाउन हमेशा प्लरल है, ये सब नाउन हमेशा क्या है, प्लरल। तो आप इतना तो अपने कॉपी में मेंशन कर सकते हो, ये नाउन में पढ़ना है, नाउन से आया हुआ सवाल है, पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी दिखेगा आपको कि कैवलरी है, कैटल है, पीपल है, पुलिस है, जेंट्री है, फिर नाउन में पूरी लिस्ट मिलेगी, इत्यादि प्लरल नाउन्स हैं। बस इतना पता होना चाहिए भाई मेरे कि ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये सब कौन से नाउन के अंदर आता है, प्लरल नाउन के अंदर। कैवलरी का मतलब घुड़सवार सेना हो गया, कैटल का मतलब आपका जो है मवेशी हो गया, पीपल मतलब लोग, पुलिस मतलब पुलिस लोग, नोबिलिटी मतलब उच्च वर्ग के लोग, संभ्रांत लोग। इसका एक और मीनिंग होता है श्रेष्ठ लोगों का मीनिंग होता है इलाइट, ये भी हमेशा प्लरल रहता है। उसी तरह से तो नोबिलिटी हो चाहे जेंट्री हो, नेक लोगों को दर्शाता है, इलाइट श्रेष्ठ लोगों को दर्शाता है। तो ये सब वर्ड आपको जैसे ही दिखे ना समझ जाना प्लरल है। ऐसे एग्जाम में सबसे ज्यादा वर्ड ये वाला वर्ड पूछा है अभी तक। इलेक्टोरेट करके एक वर्ड है जिसका मतलब होता है उम्मीदवार लोग। तो ये जो इलेक्टोरेट वर्ड आप सुन रहे हो जिसका मतलब उम्मीदवार लोग हो रहा है, ये भी हमेशा के लिए प्लरल है। तो कम से कम इतना वर्ड तुम्हें ध्यान में रखना होगा कि कैवलरी, कैटल, पीपल, पुलिस, नोबिलिटी, इलाइट, जेंट्री, इलेक्टोरेट, ये सब ऐसे नाउन हैं जो कभी सिंगुलर हुए ही नहीं है, ये हमेशा के लिए क्या रहते हैं, प्लरल। तो नोट इट एज ए रूल। जितना रूल आप पढ़े हो उसके बाद इसको एक रूल के रूप में ऐड कर लो आप, ठीक है, इसको आप एक रूल के रूप में ऐड करो अपने कॉपी में कि कैवलरी, नोबिलिटी, इलाइट, कैटल, पीपल, पुलिस, जेंट्री, ईटीसी प्लरल नाउन्स हैं। ये जब आप लिखोगे और तभी तो बार बार कॉपी में पढ़ोगे तो ये वर्ड्स याद रहेंगे और इनके लिए आगे चल के आप प्लरल वर्ब लगा पाओगे। तो यहाँ पर ये अपनी कॉपी में जरा सा मेंशन कीजिए, तब हम इसका आंसर आपको शेयर करेंगे, आप बताएंगे, या फिर इतना लिखने के बाद आप ऐसे ही बता देंगे कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो अब जरा ध्यान देना, अगर तुम इसे लिख रहे हो या लिख लियो हो तो दोनों ही केस में थोड़ा सा ध्यान तो दे ही सकते हैं कि कैवलरी, नोबिलिटी, इलाइट, कैटल, पीपल, पुलिस, जेंट्री। थोड़ा सा हिंदी अगर आप ध्यान ना दे पाए हो या भूल गए हो तो जेंट्री का मतलब होता है नेक लोग, ठीक है। जेंटलमैन से ही जेंट्री बना है और इसी नेक लोग को आप सभ्य लोग को या नेक लोग को नोबिलिटी भी बोल सकते हो। ये श्रेष्ठ वर्ग के लोग हैं जिन्हें समाज में मान लिया जाए, हम उनके ज्ञान के कारण अगर बेहतर माने तो ये श्रेष्ठ लोग हो गए और इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, इलाइट कह सकते हैं। और बाकी की हिंदी तो मैंने बताई ही आपको। तो ऐसे में पुलिस हमारा कैसा नाउन है बाबू, क्या सीखा आपने? पुलिस सिंगुलर नाउन है कि प्लरल नाउन है? प्लरल नाउन है। तो प्लरल नाउन को क्या हैज देना सही होगा? नहीं। अगर नाउन प्लरल है तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा? प्लरल। अतः हैज लगाना हुआ गलत, यहाँ पर क्या लगाना चाहिए था? हैव। छोटी सी बात थी, इसको हमने एक रूल के रूप में भी आपको बता दिया और कहे तो थे कि अगर पढ़ाने के क्रम में कोई नई चीज आएगी तो हमारा रूल बन जाएगा और पुरानी चीज आएगी तो हम बना ही लेंगे क्योंकि वो पढ़ा हुआ है। तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6।
क्या बोले? कैटल का हिंदी होता है मवेशी लोग, मवेशी ही बोलिए, मवेशी का मतलब जानवरों का झुंड होता है, तो कैटल की हिंदी हो गई मवेशी। कौन सी मवेशी? मवेशी कैसे जानवर होते हैं? वे जानवर जिनको किसान खेती के लिए पालता है या दुग्ध उत्पादन के लिए पालता है, उनको मवेशी बोला जाता है। जैसे गाय, बैल, भैंस, ये सब का जो झुंड होगा, या बकरी, ये सब का जो झुंड होगा, उसी को क्या कहा जाएगा? मवेशी कहा जाएगा। यही मवेशी हुए। अभी यहां पर एक फिर से आसान सा प्रश्न आया है, आप इसको एक बार पहले देखो, तुरंत से हम आंसर बता देंगे तो आपका ध्यान तो आंसर पर हमेशा चला जाएगा। पहले आप एक बार एक लाइन को पढ़ो इसको, है ना। ए राइज इन टैक्सेस एंड ए राइज इन प्राइस, ए राइज इन टैक्सेस एंड अ राइज इन प्राइस हैज बीन फाउंड टुगेदर। अब बताओ कि इसमें तुम कौन सा प्रॉब्लम देख रहे हो या नो एरर की तरफ जाना चाहोगे? क्या फील कर रहे हो? देखो थोड़ा और स्टैंडर्ड ढंग से, कड़ा नहीं है क्वेश्चन, बच्चे को उलझाने का कोशिश किया गया है इस क्वेश्चन में। तो हमने क्या कहा, एकदम से आसान सवाल लाएंगे तो क्या मजा है ना, सीखने को ही नहीं मिलेगा। जो सवाल एग्जाम में आए हैं एक लेवल के सवाल है वो बनाओ ताकि सीखने को मिले, हर सवाल में थोड़ा संघर्ष हो। तो देखो एक बच्चा इसको पढ़ना शुरू किया, वो देख लिया प्रीपोजिशन। क्या देख लिया? प्रीपोजिशन। जैसे ही प्रीपोजिशन देखता है वो कहता है अरे टैक्सेस तो ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, तो वर्ब किसके अनुसार लगेगा? ए राइज। अरे ये फट से जाता है यहाँ चेक करने और देखता है यहाँ तो है ये है, तो सब चीज तो ठीक है। इस बंदे ने ये नहीं देखा कि सब्जेक्ट को किससे जोड़ा गया? एंड। और इस वाक्य में भी सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? ए राइज। अब बताओ एक सिंगुलर नाउन जब दूसरे सिंगुलर नाउन से एंड के द्वारा जुड़ेगा तो क्या वो सिंगुलर ही रह जाएगा? तो माइंड के साथ खेल गया। अब इसमें लड़का सोचेगा हैज लगाएंगे, ये ए राइज यहाँ और ए राइज यहाँ, तो टू राइजेस ना हो गया। ए बॉय प्लस ए बॉय लिखेगा, ए बॉय एंड ए बॉय लिखेगा, तो एक के बॉय रहेगा कि दो बॉय हो जाएगा? दो हो जाएगा। तो ये एक बार कर रहा है राइज इन टैक्सेस, तो हो गया टैक्सेस में वृद्धि, और राइज इन प्राइस, इसका मतलब हो गया मूल्य में वृद्धि। तो दो वृद्धि हो गया ना, एक वृद्धि टैक्स में, एक वृद्धि मूल्य में, और दोनों को कौन जोड़ा है? एंड। तो दो सिंगुलर नाउन को अगर एंड जोड़े और दोनों में आर्टिकल लगा हो तो वो प्लरल हो जाएगा, और इसीलिए आप यहाँ पर हैज नहीं लगा पाओगे और आपको यहाँ देना चाहिए था क्या? हैव। सो हैव इज द राइट आंसर, इसलिए सही जवाब कौन सा होगा? हैव होगा। आइए चलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है? नो प्राइज और मेडल, ना तो कोई प्राइज और ना ही कोई मेडल। मेडल मतलब पदक होता है, दिया गया। वर गिवन टू द लेडी, महिला को, हु वाज द सोल ऑफ द शो, जो शो की आत्मा थी, मानो कि वो पूरा शो उसी के दम पर चला ही हो, और फिर भी उस लेडी को कोई प्राइज नहीं मिला और ना ही उसे कोई मेडल मिला। अच्छा चलो ठीक है, पूरा पढ़ लिया हमने, अच्छा लगा, ठीक है। इस हु के बारे में हमने बताया था कि हु के बाद आने वाला वर्ब इसके पहले आने वाले नाउन के अनुसार होगा। तो लेडी तो छठारी सिंगुलर, तो जब लेडी सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा लगेगा? सिंगुलर ही लगेगा। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब इधर देखो, अगर दो सब्जेक्ट को और से जोड़ा गया हो, किससे जोड़ा गया हो? और से। तो हम बोले थे अगर दो सब्जेक्ट को और, आइदर और, नाइदर नॉर, और इसके साथ एक वर्ड और पढ़ाए थे, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर दो सब्जेक्ट को आइदर और नाइदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा गया है तो ऐसे में वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। नजदीक में जो सब्जेक्ट रहेगा वही बताएगा कि कैसा वर्ब होने वाला है। अब बताओ ये वर्ब से कौन नजदीक है? तो बोलेंगे सर मेडल नजदीक है। अब बताओ मेडल सिंगुलर है कि मेडल प्लरल है? सिंगुलर है ना जी। तो जब सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब क्या कर रहा है? यहाँ पर किसको आना चाहिए? वाज। समझ गए? वो जो रूल आपने पढ़ा वो बेकार है अगर ये सवाल नहीं बने।
तो सारे रूल से ही तो बन रहे हैं, अगर कुछ नया आएगा तो बताया जाएगा। तो हमने आपको पढ़ाया था कि अगर आप और से 2 सब्जेक्ट को जोड़ोगे तो नजदीक वाले के अनुसार लगेगा। नजदीक में कौन है? मेडल। तो मेडल के हिसाब से मेडल तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से कोई वर लगाता है क्या? यहाँ वर नहीं, क्या लगेगा? वाज। इसलिए आपका जवाब वॉज होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखने जैसा तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन है, इसको आप वीडियोस में देख सकते हैं, लाइव में क्लास जा रहा है वहां से भी देख सकते हैं, और दूसरी बात कि इसका जो है सो पीडीएफ डाल दिया जाएगा, वहां से उसको देख सकते हैं। तो ये चीज है, बना हुआ है। आइए आगे देखते हैं। डू द मेनी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जानते हो? कभी पढ़े हो? डू या डज के बाद जब सब्जेक्ट आता है तो फिर इधर V1 ही सिर्फ आता है, V5 कभी नहीं आता है। बात समझ रहे हैं? सब्जेक्ट के हिसाब से या तो डू लगेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से या तो क्या लगेगा? डज। और इधर डू डज के बाद कभी V5 सुने हैं क्या? अगर हम कहेंगे डज ही कम्स हेयर, महा गलत होगा। क्यों गलत होगा? समझो, तुमने ही के लिए इधर क्या प्लेस किया? डज। तो डज के बाद या डू के बाद V5 नहीं आता है। डू या डज के बाद, ये तो बेसिक चीज है, टेंस का नॉलेज है, हमेशा यहाँ पर क्या आता है? V1 आता है। तो तुम जरा देखो, मेनी मतलब बहुत, हम पढ़ाए हैं कि मेनी को प्लुरल वर्ब देना, मेनी मतलब बहुत होता है। मेनी, फ्यू, वेरियस, सेवरल, सन्ड्री, डिफरेंट, बोथ, पढ़ाए कि नहीं एक साथ में? एक ही रूल में था, मेनी, फ्यू, वेरियस, सेवरल, सन्ड्री, डिफरेंट और बोथ, ये सबको हमेशा प्लुरल ही मिलता है। अब अगर आपको याद नहीं रहता है इतना, तो आप ये समझो, मेनी मतलब क्या होता है? बहुत। तो बहुत के लिए कभी कोई सिंगुलर वर्ब लगाएगा क्या? बहुत का मतलब एक से ज्यादा ही तो होता है। तो इस केस में इसके लिए डू लगा है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि डज लगता तब तो सिंगुलर हो जाता है। वर्ब में ईएस लगाते हैं तो क्या हो जाता है? सिंगुलर। तो ये तो मेरा सिंगुलर वर्ब है, और ये मेरा कौन सा वर्ब है? प्लुरल वर्ब है। तो मेनी के साथ कौन सा वर्ब रिक्वायर्ड है? प्लुरल वर्ब। इसलिए डू लगा सो तो ठीक था, लेकिन क्या डू के बाद कभी V5 या सिंगुलर वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं होती है। तो एक बार अगर आप डू लगा दिए तो सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकता है, और हैज सिंगुलर वर्ब है, आपका प्लुरल वर्ब कौन है? हैव। इसलिए डू, डज या डिड के बाद कभी भी आप लगाओ तो क्रिया का पहला रूप लगाओ, और हैज क्रिया का 5वां रूप होता है। हैज क्रिया का कौन सा रूप है? 5वां। पहला रूप कौन है? हैव। हैव का V2 हैड, हैव का V3 हैड, हैव का V4 हैविंग, और हैव का V5 हैड। तो V5 तो सिंगुलर होता है, तुम मेनी के साथ सिंगुलर कैसे लगा सकते हो? उसमें भी मैंने बोला डू के बाद तो V1 ही आएगा हमेशा, और V1 का काम हैज करता नहीं है, कौन करता है? हैव। इसलिए हर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ हैज महागलत है, और उसको इंप्रूव करके हम क्या लगा लेंगे? हैव। बस सही हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? डू डज के बाद V1 आता है, और हैज क्या है? V5। इसलिए यहाँ पर इसका V1 रूप आएगा, और V1 रूप कौन होगा? हैव। सीधी बात होगी, इसलिए हैव का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना। माई नेबर, मेरा पड़ोसी, ओके, along with his 4 children, अपने 4 बच्चों के साथ। ध्यान से देखा जाए तब तो 5 आदमी हो गया, अगर मेरा पड़ोसी, उसका 4 गो बच्चा, कितना आदमी हो गया? 5 आदमी। तो ऐसे तो कंफ्यूज हो गए आप। और यहाँ पर क्या लिखा है? आर गोइंग टू नाइट, आज रात जा रहे हैं। तो आखिर आपको पहले ही बोला गया कि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन बना रहे हो, तो जहां पर वर्ब आए वहां थोड़ा सा सावधान तो होना पड़ेगा, चेक तो करना पड़ेगा वेदर द गिवन वर्ब इज राइट और नॉट, वेदर इट्स फॉर्म इज करेक्ट और नॉट, ये तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ आर देखते हो तो सोचो ये आर किसके लिए आ रहा है? अगर ये आर इसके लिए आ रहा है तो इसके पहले ये क्या लगा है? विथ लगा, विथ प्रीपोजिशन है। पहचानते हैं आप लोग विथ क्या है? प्रीपोजिशन। अभी भी मैंने बोला है और पहले भी कई बार बताया है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला शब्द हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो क्या ऑब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाते हैं? तो मेरा असली सब्जेक्ट कौन है? माय नेबर। नेबर में तो कोई ऐसा लगा नहीं, मतलब ये सिंगुलर है। अब बताओ इसके अनुसार क्या आर सही होगा? यहाँ क्या लगना चाहिए? इज। तो द राइट आंसर इज। अब इसमें कोई रूल नहीं है, ज्यादातर रूल्स तो पढ़ लिया आपने, 2-4 रूल निकल के आ जाए वही मुश्किल से। और आज जो क्वेश्चन बना रहे हो उसके अंदर देखो सब बनता जा रहा है। आइए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो फार, अभी इस रूल पर तुरंत मैंने चर्चा करी रिवीजन में, अभी 2 एग्जाम्पल पहले यही रूल में बता रहा था आपको कि सो फार, अभी तक, इस समय तक,
नाइदर द लेटर्स, ना तो लेटर्स नॉर द पैकेज, और ना ही उनका पैकेज, उनका समूह हैव अराइव्ड, पहुंचा है एट आवर ऑफिस, हमारे ऑफिस में। किसी प्रकार का पैक किया गया सामान था वो भी नहीं पहुंचा है और लेटर भी नहीं पहुंचा है। कहां? हमारे ऑफिस में। कहां? मेरठ के ऑफिस में। फिर वही बात है, नाइदर नॉर देखे हैं तो उसके रूल को अप्लाई करेंगे कि अगर दो सब्जेक्ट आइदर और से, नाइदर नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा है तो वर्ब अपने से नजदीक वाले सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। तो आप सिर्फ ये बता दो कि इसमें वर्ब किसके अनुसार लगना चाहिए, लेटर्स के अनुसार कि पैकेज के अनुसार। तो पैकेज का मतलब बोरा बिस्तर जो है वो एजी लगा, ये सिंगुलर नाउन है ना। पैकेज हो गया, बैगेज हो गया, लगेज हो गया, हेमरेज हो गया, ड्रेनेज हो गया, ये सब समूह को बताने वाले शब्द हैं और समूह जो है सिंगुलर है। तो इसको देखते हुए अगर पैकेजेज होता तो हम प्लरल समझ लेते। तो इसको देखते हुए हम यहाँ हैव नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, हैज, क्योंकि इसको जोड़ने वाला कौन है भाई साहब, ये नॉर है। और से या नॉर से अगर आप किसी को जोड़े हो या बट ऑल्सो से जोड़े हो या एंड नॉट भी पिछले क्लास में बताना था कि बताया भी था कि एंड नॉट से भी जोड़े हो तो एंड नॉट का मामला अलग है, वो पहले वाले के अनुसार लेता है। लेकिन ये दूसरे वाले में बहुत कम शब्द है, एक और है और एक नॉर है और एक है बट ऑल्सो। अगर आप इन तीनों से किसी को जोड़े हो तो वर्ब नजदीक वाले के अनुसार रहेगा और यहाँ नजदीक वाला कौन है, पैकेज, और इसके अनुसार क्या सही होगा, हैज। समझने में कोई परेशानी ही नहीं है। किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने का इससे बेस्ट कोई तरीका ही नहीं हो सकता। आप पढ़ लिए, ठीक है, उसको माइंड में जब तक आएगा नहीं, रिवीजन नहीं होगा और प्लस ये नहीं पता होगा कि एग्जाम में इसकी उपयोगिता क्या है, इसके सवाल आए कैसे हैं, तब तक माइंड शार्प होगा कैसे। क्वेश्चन बन जाए उससे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन देखते ही तुरंत बन जाए, वो समय मेरा बचे ताकि हम दूसरे सेक्शन में वो समय लगाए, मैथ्स में लगाए, रीजनिंग में लगाए, ये समय बचा के वहां लगाए। अब क्वेश्चन इंग्लिश का और टाइम ले रहे हैं 1 मिनट, तो फायदा क्या हो इंग्लिश पढ़ने का, है ना। ये भी होना चाहिए, इसका एक बेनिफिट ये होना चाहिए, इंग्लिश और रीजनिंग अगर तुरंत बनता है तब फायदा है। अब जरा ये क्वेश्चन देखो, ए नंबर ऑफ जिस दिन पढ़ाया मैंने उसी दिन द नंबर ऑफ भी पढ़ाए हैं। द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ दोनों उल्टा है। ए नंबर ऑफ कहता है हम प्लरल लेंगे और द नंबर ऑफ कहता है हम नाउन तो प्लरल लेंगे लेकिन वर्ब सिंगुलर लेंगे। अब जब ये बात याद है आपको तो भी गलती हो सकती है। जरा देखते हैं, द नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स, लेकिन वर्ब यहां पर आता तब हम सिंगुलर दे रहे हैं, देते। वर्ब आया कहां पर बाबू, हु के बाद, तो हु का रूल फॉलो करेगा। हु का रूल क्या है, विच का रूल क्या है, दैट का रूल क्या है। हु, विच या दैट के पहले जो नाउन आता है उसी के अनुसार वर्ब लगता है। तो हु के पहले नाउन आया प्लरल तो वर्ब भी है प्लरल, क्या प्रॉब्लम है ना। हैव बीन क्वेश्चनड ऑन दिस मैटर, अब यहां तक तो ठीक था, पर अब ये आर तो इसी के लिए आया है, हु के लिए तो वर्ब आ चुका, तो अब मेरा सब्जेक्ट कौन बच गया, अब मेरा सब्जेक्ट बच गया द नंबर ऑफ रेजिडेंट। तो यहां पर वाला हु के बाद हैव तो बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत सही, क्योंकि हु के लिए आया था तो हु अपने पहले वाला के अनुसार वर्ब लगवा दिया। लेकिन अगली बार सब्जेक्ट का काम अगले क्लाउज का तो ये जो बचा हुआ है यही करेगा। तो जब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगले क्लाउज का सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार से ये आर यहाँ क्या कर रहा है, क्या लगेगा, ईज। तो जो आप पढ़े हो उसका यूज यहाँ है। वो तो पढ़े तो बड़ी इजी एग्जाम्पल, शिक्षक पढ़ाते समय आसान एग्जाम्पल ही देंगे ना कि रूल समझ में आए, रूल हल्का लगे। असल टेस्ट तो स्टूडेंट का रूल का होता है यहाँ, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हो, वो भी बहुत पुराना क्वेश्चन लेके आ जाएंगे तो बड़ा इजी लगेगा। थोड़ा सा लेवल रहेगा तब समझ में आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन देखो आसान है लेकिन इसको यहाँ तक पहुंचेगा बच्चा तो ने, वो समझेगा तब ने कि ये आर इसी के लिए आया है, क्योंकि हु को तो हैव मिल गया। अब फिर से एक सब्जेक्ट की तलाश है तो सब्जेक्ट का काम तो नाउन ही करेगा और नाउन तो यहाँ रेजिडेंट्स है और उसके अनुसार मेरा वर्ब लगेगा नहीं, क्योंकि ये द नंबर ऑफ के साथ जुड़ा हुआ है और द नंबर ऑफ को अगर वर्ब देंगे तो कैसा वर्ब देंगे, सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पर आर नहीं क्या लगेगा, इज लगेगा। तो इतना किसको समझा सकते हैं, जिसको रूल पढ़ा दिए हैं। पहली नजर में इतना समझाएंगे तो थोड़े दिमाग में जाएगा, समझ रहे हैं बात को। जो द नंबर ऑफ भी पढ़े हुए हैं, हु भी पढ़े हुए हैं, उसको तुरंत समझ में आएगा। तो ये चीजें हैं, इसीलिए रूल्स को पहले डिक्टेट किया गया, अच्छा टाइम दिया गया आपको। ये रूल क्या है कि देखो, हालांकि इस रूल की कोई आवश्यकता नहीं है, आसान बनाने के लिए हम लिख रहे हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नाउन चैप्टर में बहुत पड़ेगी, इसीलिए यहां पर बता रहे हैं। ए या एन के बाद अगर कलेक्टिव नाउन रहे और फिर ऑफ रहे तो ध्यान देना, यहां पर जो नाउन रहेगा
वो हमेशा पैरेलल ही रहेगा। अभी रटने की चीज नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल क्या है, ये लिखता है एन आर्मी ऑफ एंट, क्या लिखता है, एन आर्मी ऑफ, क्या इसकी हिंदी आप मेरे लिए कर सकते हैं, क्या हिंदी होनी चाहिए? एन आर्मी ऑफ एंट की हिंदी क्या होनी चाहिए? इतना छोटा सा एंट मतलब नहीं जानते हैं, और आर्मी मतलब सेना, ऑफ मतलब का, तो हिंदी में प्रॉब्लम क्या है? हिंदी क्या होगी? चींटियों का सेना कि चींटी का सेना? चींटी का सेना होगा। सेना किसका होगा? चींटी का होगा कि चींटियों का होगा? यही तो प्रॉब्लम है। इसलिए इसमें रटना क्या है, ये तो हमारी समझदारी है कि चींटी का सेना कैसे होगा। सेना बनाने के लिए तो एक से अधिक चींटी चाहिए। तो आप जब कलेक्टिव नाउन के बाद कोई नाउन जोड़ोगे जो उसका मेंबर है, तो एगो नाउन से कलेक्टिव नाउन बनेगा। तो इसमें रटना क्या था, इसमें तो समझना था कि यहाँ पर एंट नहीं, क्या होगा, एंड। फिर भी रटा दिया जाता है शुरू में। अभी आपको बता दिए कि ए या एंड के बाद कलेक्टिव नाउन और यहाँ ऑफ आए तो इधर जो नाउन आएगा वो पैरेलल ही आएगा। क्यों आएगा आप खुद ही समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों हो गया। अभी ये वाला एग्जाम्पल आप देखो, ए टीम ऑफ प्लेयर। अब हम रट रहे हैं, रटने क्या जो, तो समझदारी तो दिखाओ। प्लेयर से टीम थोड़े ना बनेगा, इसको क्या बनाना पड़ेगा, प्लेयर। तो ये तुम्हें समझना होगा कि जो टीम है या आर्मी है या बैच है या क्लास है या यूनियन है या ये जो बन रहा है, ये एक आदमी से नहीं बनेगा, एक वस्तु से नहीं बनेगा। इसलिए इसके बाद जो ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन क्या होगा, पैरेलल। लेकिन भाई मेरे, इसमें तुम समझो ये दोनों नाउन को बार बार जोड़ कौन रहा है, ऑफ है क्या। तो फिर वर्ब किसको देख के लगाएंगे, पहला नाउन। पहला नाउन कौन, टीम के पहले क्या लगा है, ए, जो गवाही दे रहा है कि सिंगुलर है। नहीं तो ये क्यों लगता है, कभी पैरेलल में ये लगाए हैं, नहीं लगाए हैं। तो टीम क्या है, सिंगुलर। आर्मी क्या है, सिंगुलर। वर्ब किसको देख के लगे, एंड्स को कि प्लेयर्स को? प्लेयर्स को देख के लगा, फिर तो गलती कर ही दी है। पहला नाउन को देख के लगेगा ना, क्योंकि बीच में को क्या लगा के रखे हैं आप, प्रीपोजिशन। ये पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जिसे पढ़ाए थे उसी में बोले थे, सबसे मेन रूल है कि अगर दो या अधिक सब्जेक्ट को प्रीपोजिशन कनेक्ट करता है तो वर्ब लगता है किसके अनुसार, पहला सब्जेक्ट का। तो जब आप ये समझ ही रहे हैं तो आ जाइए अब यहाँ इस क्वेश्चन पर। लिस्ट का मतलब हो गया तालिका, तालिका तो कलेक्टिव नाउन हो गया। अब ये कह रहा है लिस्ट ऑफ द नेम्स, तो ठीक ही है, नेम से तो लिस्ट बनेगा नहीं, लिस्ट बनाने के लिए तो नेम्स चाहिए होगा। समझ रहे हैं, जैसे कि चींटी से सेना तो बनेगा नहीं, उसके लिए एंड्स चाहिए होगा। जैसे कि आपका प्लेयर से तो टीम बनेगा नहीं, उसके लिए प्लेयर्स चाहिए होगा। तो लिस्ट, एक नाम से लिस्ट बनेगा, लिस्ट बनाने के लिए बहुत सारा नाम चाहिए। तो ये नेम्स तो ठीक लिखा। अब इतना हम समझा दिए क्योंकि आगे फ्रूटफुल होगा, इसका फायदा आपको आगे के क्वेश्चन में मिलेगा। अब फिर ये ऑफ लिखते हैं भाई साहब, एक बार और ऑफ। ऑफ के बाद लिखते हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। अब बताओ, ये था प्रीपोजिशन, तो ये क्या है, ये भी प्रीपोजिशन, तो ये क्या है, किसको देख के वर्ब लगाया, ऑब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट कौन बचा, लिस्ट। लिस्ट के पहले क्या लगा है, ऐसे भी तो हमको पता है लिस्ट सिंगुलर है, ये लगा के आप क्लियर भी किया है। अब बताइए यहाँ आर लगाना सही है क्या। अगर एक बच्चा भी ध्यान से सीखने के उद्देश्य से देखेगा या पढ़ेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा, इतना इजी वे में बताया जा रहा है। अब अभी आप देखिए अगले क्वेश्चन में लेकर चलते हैं। ऑल के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात यह है कि इसका काउंटेबल, ये इसका पैरेलल बन सकता है। होप का पैरेलल क्या बन सकता है, होप्स। तो ऑल होप्स ऑफ फाइंडिंग द विक्टिम अलाइव हैव बीन गिवन अप। बट हमने बोला कि ये ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल के तरह भी काम कर सकता है। उम्मीद कभी कभी गिनी नहीं जाती, उम्मीद बस मन में होती है। तो यूज करने वाले ने इसको किस रूप में यूज किया, अनकाउंटेबल। ठीक है भाई, तुम ऑल होप भी लिखोगे तो हम गलत नहीं कर सकते। एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूं, ये वर्ड जीवन में सुने हैं कभी, डिफिकल्टी, इसका क्या मतलब होता, कठिनाइयां। अगर इसका मतलब कठिनाइयां हो गया तो फिर डिफिकल्टीज क्यों बनाएंगे। जैसे अगर प्रॉब्लम बोलेंगे तो प्रॉब्लम मतलब तो समस्या ही होगी ना। जब आप प्रॉब्लम्स बोलेंगे तब ना समस्याएं होंगी, समझ गए।
तो समझिए कि कठिनाइयां अगर आपको कहना है तो फिर डिफिकल्टी से काम थोड़े चलेगा। कठिनाइयां कहने के लिए तो आपको ये वर्ड लाना पड़ेगा, डिफिकल्टीज, प्लरल बनाना पड़ेगा। अब मानो कठिनाई दो तरह का, हाँ नहीं एडजेक्टिव नहीं, ये नाउन ही है और ये इसका प्लरल है, ये सिंगुलर नाउन है और ये इसका प्लरल नाउन। डिफिकल्ट एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव है डिफिकल्ट, उससे बना नाउन डिफिकल्टी, ठीक है। और डिफिकल्टी का प्लरल बन गया क्या, डिफिकल्टीज। अब देखो समझो, हम अगर कोई काम कर रहे हैं उसमें 4 बार प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, कितने बार प्रॉब्लम आ गया, 4 बार, तो बोलेंगे 4 कठिनाई आया, गिना गया ना वो वाला 4 बार कठिनाई आया, तो बोलेंगे 4 बार डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। अब ये हो गया। अब 5, एक बेंच में 4 आदमी बैठ सकते हैं लेकिन 5 बैठ गए, रेल की सीट है, 5 आदमी बैठ सकते हैं, 7 बैठ गए। अभी वहां जो कठिनाई हो रही है वो गिना नहीं जा सकता, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो गिनने वाला कठिनाई नहीं है। तो किस रूप में डिफिकल्टी है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए डिफिकल्टी 2 हो सकती है, एक जो फिजिकल डिफिकल्टी जो जीवन में जगह जगह है उसको आप काउंट कर लिए, और एक जो मेंटल डिफिकल्टी जिसको सिर्फ आप महसूस करें, शारीरिक भी जिसको सिर्फ आप महसूस कर रहे हैं, अगर वो वाली डिफिकल्टी है तो अनकाउंटेबल नाउन हो गई। तो इस तरह से डिफिकल्टी और होप जैसे शब्द जो हैं वो काउंटेबल नाउन का भी काम कर सकते हैं और अनकाउंटेबल। तो अगर होप का प्लरल नहीं भी बनाया बंदे ने तो हम मान लेंगे कि एक ऐसा नाउन है अनकाउंटेबल। तो भाई जब ये तुम्हारा अनकाउंटेबल नाउन था तो तुमको यहाँ वर्ब सिंगुलर लगाना चाहिए था, तुमने हैव क्यों लगाया, है ना। होप भी लिख सकते हैं, होप्स भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। डिफिकल्टी भी लिख सकते हैं, डिफिकल्टीज भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप डिफिकल्टी लिखोगे तो आर लगाने नहीं ना देंगे, और जब आप डिफिकल्टीज लिखोगे तो इज लगाने नहीं देंगे। तो यही वाला मैटर है। यहाँ पर होप लिखे हो तो हैव कैसे लगाए हो, है बहुत सिंपल, हम जानबूझ के और कुछ समझाने लगे, है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, होप, और इस होप के हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए, है। बस मैटर इतना ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखो, द एयर, सी एंड लैंड, 3 अलग अलग चीजें हैं कि तीनों एक ही चीज है, अलग अलग चीजें हैं। कंस्टिट्यूट, वर्ब भी प्लरल है तुम्हारा क्योंकि 3 अलग अलग चीजों को एंड जोड़ा है। तो एंड अगर 3 अलग अलग तरह के नाउन को जोड़ा है तो तुम अगर आर्टिकल के आधार पर जाओगे तो गलत हो जाएगा। ये काउंटेबल नाउन थोड़े है कि हर बार आर्टिकल मिलबे करेगा, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आर्टिकल नहीं भी दिया जा सकता है। तो इसलिए एयर, सी और लैंड 3 अलग अलग चीजें हैं, साफ पता चल रहा है। और इसके लिए ये निर्माण करते हैं तो इसके लिए वर्ब प्लरल आया। 3 चीजों के लिए V1 क्या होता है, प्लरल होता है। द मेजर पोर्शंस ऑफ 4 ग्रेट मटेरियल रियाल्म्स, रियाल्म का मतलब तत्व होता है। ये ऐसे पोर्शंस हैं जो 4 मटेरियल रियाल्म्स है, जो तत्वों का, बड़े बड़े तत्वों का निर्माण करने में प्रयुक्त होते हैं। दैट कंप्राइज, हो गई गलती, हमने आपको पढ़ाया है कि हु, बीच या दैट के बाद अगर वर्ब लगाना हो तुम्हें और दैट वहां बाकी के बीच में आया हो, ऊपर से उसकी मीनिंग भी क्या निकल रही हो, जो निकल रही हो, तो जो निर्माण करते हैं या जो बने हुए होते हैं ये मीनिंग दे रहा है। तो जो किसके लिए आया, तत्वों के लिए, रियाल्म्स के लिए, और रियाल्म्स तुम्हारा प्लरल है और इसके हिसाब से यहाँ पर ये कंप्राइजेज लिखा है जो कि सिंगुलर वर्ब है और वर्ब तुम्हारा क्या होगा, प्लरल। भाई क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, रूल कॉम्प्लेक्स नहीं है। रूल तो सीधा है, दैट के बाद जो वर्ब लगेगा पहले वाले नाउन के अनुसार लगेगा। अब तुम इतना लंबा क्वेश्चन देख के वहां तक नहीं पहुंच पाओ या वहां तक तुम्हारा दिमाग नहीं काम करे तो वो प्रैक्टिस के अभाव के कारण हो रहा है। उसके लिए तो प्रैक्टिस करनी होगी, वही हम लोग कर रहे हैं। तो रूल तो पढ़ा हुआ है कि हु, बीच या दैट के बाद जो वर्ब आता है अपने पहले वाले के अनुसार आता है। इसके पहले जो आया है वो किसी तरह से तुमको सिंगुलर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। रियाल्म्स मतलब 1 से अधिक तत्व हो गए और यहाँ पर आपको इसीलिए वर्ब भी प्लरल लगाना था, तो कंप्राइजेज नहीं हो पाएगा, क्या होगा, कंप्राइज। इसलिए कंप्राइज वर्ड का यूज किया गया। जहां आपको डाउट हो, लगे कि हमको नहीं समझ में आ रहा है सर क्या बोल दिए, 2 बार होगा, 3 बार होगा, हो सकता है और किसी को नहीं आ रहा, वो भी नहीं बोल रहा। हम अपने तरफ से बेहद अधिक प्रयास कर रहे हैं कि इशू ना रहे, समझ में आ जाए। फिर भी हो सकता है नहीं समझ में आए तो आप उसको पूछिए, दोबारा बताया जाएगा, 3 बार बताया जाएगा, बता के ही आगे जाएंगे। ये देखो, पढ़ो इसको, कोई भी क्वेश्चन आए इंग्लिश में खासकर एरर का तो उसको 1 या 2 बार पढ़िए। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 या 2 बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती, इतना इजी होता है कि आधे पढ़ते पढ़ते बन जाता है, वो तो अलग मैटर है। लेकिन आप एक बार उसको कंप्लीट पढ़िए। तो क्या लिखा हुआ है, पढ़ के देखिए। द फादर नो लेस देन द चिल्ड्रेन आर टू ब्लेम, मतलब बच्चों से कम आरोप
आरोपी पिताजी नहीं है, मतलब पिताजी भी जिम्मेवार हैं। अगर बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो पिताजी को भी जिम्मेवारी या बदनामी सहनी पड़ती है। तो अब ये जो सेंटेंस है, इसमें अगर किसी को ये चीज दिख जाए ना तो समझ में आ जाए प्रीपोजिशन है। इतनी जानकारी बस दे दी जाए, बन गया क्वेश्चन। देन क्या है, या नो लेस देन भी पूरा जो है प्रीपोजिशन है, तो इसमें प्रीपोजिशन का काम कौन कर रहा है, देन। अब देन ने किसको जोड़ा है, फादर को चिल्ड्रन से। बताओ वर्ब किसको देख के लगाओगे, फादर को। क्यों, प्रीपोजिशन जब आता है तो पहला नाउन के अनुसार वर्ब लगवाता है, और इसीलिए यहाँ पर कहा गया ये आर नहीं, क्या होगा, इज होगा। हमको तो लगता है आधा क्वेश्चन इसी बात के लिए है कि प्रीपोजिशन जब आता है तो पहला नाउन के लिए लगता है। आखिर हम सोच के बोले थे, एगो वन ऑफ का रूल और एगो प्रीपोजिशन का रूल, ये दो रूल सिंटैक्स का सबसे मेन रूल है, इससे बहुत सवाल आते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। माई फ्रेंड एंड एडवाइजर, दो नाउन को एंड जोड़ा है। एंड जब आए तो थोड़ा सावधान हो जाओ, लास्ट में एंड ही तो पढ़ाए हैं, है ना। दो नाउन को एंड जोड़ा है, और मैंने बताया था कि माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और कौन सा, दियर, इनको ग्रामर की भाषा में बोला जाता है पजेसिव एडजेक्टिव। तो हमने बोला था अगर दो नाउन एंड से जुड़े हो, दो कॉमन नाउन, दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हो, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव सिर्फ पहला नाउन को मिले, किसको मिले, सिर्फ पहला नाउन, तो वो सिंगुलर होता है। माई फ्रेंड एंड ब्रदर, मेरा दोस्त और भाई, मतलब दोनों अलग अलग, हम अपना भाई को ही दोस्त मानते हैं, समझ गए, दोनों एक ही आदमी है। तो यहाँ पर ये जो मेरा फ्रेंड है और ये जो मेरा सलाहकार है, ये अलग अलग नहीं है। दो बार माई लिखा रहता तब ही अलग अलग होता, एक ही आदमी मेरा दोस्त भी है और मेरा सलाहकार भी। तो ये वर्ब लगाया है पलरल, क्योंकि V1 होता है पलरल, और हमको यहाँ सजेस्ट से इसको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, सजेस्ट। इसी बात का एरर है, समझदारी है, बन जाएगा। रूल एक भी नहीं छोड़ा हुआ है, रूल के चलते परेशानी नहीं है। एक बार प्रैक्टिस किए ना फिर कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार, ऐसा थोड़े जितना क्वेश्चन हम लाए हैं सब आज बन ही जाएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसके पीछे और बचे हुए, तो 15 क्वेश्चन ही हुआ। थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, लेकिन पहला दिन में स्पीड नहीं बढ़ा, पहला दिन में समझाना है, समझा के बताना है। एक ही तरह का क्वेश्चन आने लगेगा, तेजी से बताते चले जाएंगे। लो एक ही तरह का आना शुरू हो गया, अब इसको कितना समझाएं, और आएगा नजदीक वाला के अनुसार वर्ब लेगा। नजदीक वाला सिंगुलर है, ट्रेजरर माने होता है किसी खजाना का रखवाला, जो खजाना का अध्यक्ष होता है, जो ट्रेजरी का अध्यक्ष होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेजरर। तो कोषाध्यक्ष, इसका हिंदी क्या हो गया, कोषाध्यक्ष। ये है सिंगुलर और इसके लिए वर्ब लगेगा सिंगुलर, यहाँ आर नहीं, क्या होगा, इज। सिंपल है। अगला, अब यहाँ पर सेवरल एडवेंचर सम, मतलब जोखिम भरा बहुत, और सेवरल के बाद हम पढ़ाए हैं पलरल नाउन आता है। अब यहाँ पर ट्रेवलर्स पलरल है ही, लेकिन जब नाउन पलरल है भाई मेरे, बोध भी पलरल का ही हो रहा है, तो ये वर्ब यहाँ सिंगुलर क्या कर रहा है, इसको यहाँ पर लाइक्स नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, लाइक। तो सेवरल के बाद नाउन भी पलरल और वर्ब भी क्या होगा, पलरल होगा, से लाइक्स नहीं होगा, लाइक होगा। स्पीड का मतलब यही है, ऐसा थोड़ा समझाना बंद कर देंगे, आपको अपने जल्दी समझ में आने लगेगा, एक चीज बार बार आएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर एवरीथिंग के बारे में पढ़ा है कि वन बडी अ थिंग लगा हुआ सब जो है सिंगुलर होता है, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, पहले दूसरे दिन ही पढ़ा दिए थे। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इसमें अगर आप समझ रहे हो तो यू के लिए आपने इतना वाला पार्ट जो है, यू, कुड, विश, फोर, ये इतना एक क्लाउज है, इसका सब्जेक्ट कौन है, यू है, तो यू के हिसाब से चला। जैसे ये क्लाउज खत्म होगा, वर्ब अपना सब्जेक्ट ढूंढेगा और इसका सब्जेक्ट यहाँ है, एवरीथिंग। जो नाउन प्रोनाउन बच गया वही ना इसका सब्जेक्ट बनेगा, तो बच गया कौन, एवरीथिंग। अब बताओ एवरीथिंग के लिए वर्ब लगाना कहाँ तक उचित है, लेकिन ये पता चले तब ना, बच्चा सोचेगा यू के लिए ही वर्ब लगा हुआ है, पहले वो प्रैक्टिस करेगा तब तो पता चलेगा कि हाँ यू के बगल में वर्ब तो कुड इसको मिल ही गया, वर्ब किसको अभी तक नहीं मिला, तो अभी तक वर्ब एवरीथिंग को नहीं मिला, तो आगे आने वाला वर्ब एवरीथिंग के लिए आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब नहीं बल्कि किसकी रिक्वायरमेंट है, वाज की। तो यहाँ पर वर्ब नहीं होगा बल्कि क्या होगा, वाज होगा। तो इसलिए भी इसको लाइव कर दिया कि आपको अगर इस चीज में इंटरेस्टिंग लग रहा है, इस चीज में अगर आपको दिखा कि नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ऑनलाइन वीडियोज में भी रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको जब चाहें। अब देखिए यहाँ पर कमिटी, यही रूल कल हम बोले थे कि अगले क्लास में बताएंगे। कलेक्टिव नाउन बोले थे, कलेक्टिव नाउन का एक रूल बचा हुआ है।
लेकिन इसका चर्चा कर दिए थे, संजोग से एक एग्जाम्पल लिख दिए थे जिसमें बोले थे कि द टीम इज प्लेइंग वेल, यानी कि चर्चा किए थे, लिखे नहीं थे। तो पूरा टीम मिलके खेल रहा है तब ना अच्छा खेल रहा है। और फिर इसमें लिखे थे ये वाला एग्जाम्पल, ये आप चर्चा किए थे, द टीम इज क्वेरलिंग, टीम जो है झगड़ रही है, विथ वन अनदर। तो कल आप लोग बोले थे इस पर थोड़ा सा तर्क हम लोग दिए थे, ये पूरा टीम खेलेगी तब ना अच्छा खेला होगा। तो पूरा टीम मिल के अच्छा खेल रही है, पूरा टीम एक साथ काम कर रही है। इधर क्या हो रहा है, टीम जो है झगड़ा कर रही है एक दूसरे से। ये टीम है कि टीम्स है? टीम लिखा है कि टीम्स? टीम मतलब एक टीम की दो टीम? एक ही टीम ना। तो ये टीम एक दूसरा से झगड़ा कैसा करेगा? जब एक ही टीम है तो एक दूसरे से कैसे झगड़ेगा? सेंटेंस तो बन गया। टीम जब एक दूसरे से झगड़ रही है मतलब टीम के प्लेयर आपस में झगड़ रहे हैं, समझ रहे हैं? एक ही टीम है तब भी झगड़ा हो रहा है, मतलब कि टीम से टीम नहीं, टीम के अंदर के लोग आपस में झगड़ गए। तो अब बताओ, इससे टीम एक समूह के रूप में है कि बट गया अलग अलग प्लेयर के रूप में? बट गया ना। अब लड़ाई हो रहा है एक के टीम में, तो अब वो एक टीम कहाँ रहा, उसमें तो अब अलग अलग प्लेयर आपस में भिड़ गया। तो अब टीम का नहीं, इसके प्लेयर का बोध हो रहा है। और जब कलेक्टिव नाउन से पूरे समूह का नहीं, समूह के बिखरे हुए स्वरूप का बोध होने लगे, टूटे हुए स्वरूप का बोध होने लगे, तो सिंगुलर वर्ब नहीं लेता है, प्लूरल वर्ब। यही रूल आपको बताना है, मार्क किए हुए बताने के लिए, आपको कल बोले हैं, लेकिन इसको लिखाए सिर्फ नहीं। देखो इसका सवाल आ गया है ना। अब समझो यहाँ पर कि जो कमिटी है वो एंक्सस है। एंक्सस का मतलब उत्सुक है, चिंतित है, यहाँ पर चिंतित का भाव है। तो कमिटी जो है वो चिंतित है कि ये मैटर जो है इसको किसी तरह से सेक्रेट रखा जाए। तो पूरी कमिटी ना चिंतित है, पूरी कमिटी मिलके ना मैटर को सेक्रेट रखना चाहती है। तो कमिटी के लिए आर लगाना गलत होगा। जब कोई कलेक्टिव नाउन पूरा मिल के काम करे तो उसे प्लूरल वर्ब नहीं देते हैं। कैसा वर्ब देते हैं? सिंगुलर। इसीलिए यहाँ आर नहीं, क्या लगाया गया? इज। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। आज के लिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये और तो हमें सबसे पहले दिख गया। अब और दिख गया तो इसके अनुसार वर्ब लगाओगे कि इसके अनुसार? जिसके अनुसार भी लगाओ, दोनों तो प्लूरल ही है। टर्म्स भी प्लूरल है, अरेंजमेंट्स भी प्लूरल है। फाइनेंशियल टर्म्स और अरेंजमेंट्स, तो दैट के पहले आने वाला नाउन प्लूरल है, तो यहाँ लगने वाला वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल ही होगा। आर एक्सक्लूसिव। अब देखो, अभी तक तुमको दूर दूर तक कहीं कोई सिंगुलर नजर आया है? एकागो भी? तो ये डज किन के लिए आ रहा होगा? जिसके लिए भी आएगा तो नजदीक वाले के लिए, समझदारी की तरह अगर काम करोगे तो आएगा तो अरेंजमेंट्स के लिए ही। और अरेंजमेंट्स के लिए डज हम लगा नहीं सकते हैं, क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे, बस इतनी। अब थोड़े 20 क्वेश्चन बनाने के बाद थोड़े कड़ा लगे, एक ही बात का अलग अलग स्वरूप अलग अलग क्वेश्चन में दिखे, है ना। पहला 20 क्वेश्चन पर ही मेहनत ज्यादा है, उसके बाद तो आप गति में भी बना सकते हैं, उसके बाद तो आपका अपने स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। आज के क्लास का लेसन ये है कि आपने जो 50 के आसपास रूल पढ़े हैं, कीप देम ऑन रिवीजन। जाइए उसको 2-3, रिवीजन का मतलब रटना नहीं होता इंग्लिश में। इंग्लिश में रिवीजन का मतलब होता है कि 2, 3, 4, 5 बार, जितना बार आपको मन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उतना बार उसको आप रीडिंग दीजिए, माइंड में बात आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो हम वही बात जब बार बार बोलेंगे ना तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ऐसे ही मैथ्स में भी होता है, ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है, ठीक है। सब सब्जेक्ट में ऐसे ही होता है। कोई बहुत डिफिनेटरी टर्म होता है तो भी उसको रटा नहीं जा सकता, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही रट के याद किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको यहाँ पर रोक लेते हैं। और इसके बाद ये बताना था कि अब जो है 15th ऑफ दिस मंथ, इसी मंथ की 15 तारीख से एक और नया बैच शुरू होने जा रहा है। बैच जो है अभी शायद ये पोस्टर यहाँ लगा हुआ था, ये आपका नाला रोड में, नाला रोड ब्रांच में शुरू होगा। और इसकी टाइमिंग रखी गई है शाम के 4 बजे 4 PM, क्योंकि 5 बजे मेरा सेट का बैच होता है जिसमें CGL या CHSL का कंप्लीट यहाँ पर सेट चलता है, SSC का। इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, हर चीज़ का, जीके, सारी चीज़ का सेट चलता है। और रोज जो है सो सॉल्यूशन भी होता है। तो उस सॉल्यूशन में मुझे रहना होता है 5 से 6, इसलिए बैच रखा गया है 4 से 5, ठीक है। तो ये बैच इस ब्रांच में नहीं हो पाएगा, ये बैच उस ब्रांच में होगा।
ठीक है। तो और ये बैच का टाइमिंग यही रहेगा 6 बजे, जैसे चलता है वैसे चलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। आज इतना ही न देते, थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा तो और अच्छा लगेगा, ऐसा तो समझ में आ ही रहा है।